आप देख रहे हैं साथ निभाना साथिया भाग 2। दरअसल मयंक और सुमित जी एक ही गांव में पैदा हुए थे। दोनों के ही परिवारों की आपस में बहुत बनती थी और यही वजह रही कि उन दोनों में भी बचपन से ही बहुत गहरा याराना रहा। दोनों साथ ही पढ़ने के लिए शहर आए और संजोग रहा कि एक ही कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। वक्त के साथ साथ दोस्ती गहरी होती गई। दोनों के दिलों में भाइयों सी मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने की जगह दोनों ने साथ में कोई बिजनेस करने का सोचा और इस तरह शुरुआत की एक छोटे से व्यापार से, जो दोनों की सूझबूझ, मेहनत और लगन के दम पर आज ऊंचाइयों पर था। S&M इंडस्ट्रीज आज बिजनेस की दुनिया में अपना एक मुकाम रखती थी और किसी भी परिचय की मोहताज नहीं थी। दोनों की अटूट दोस्ती का ही नतीजा था कि अलग अलग घर लेने के बजाय दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया और एक बंगला बनवाया। इस तरह दोनों शादी के बाद भी साथ ही एक घर में एक परिवार की तरह रहे और आज तक वही सिलसिला चलता आ रहा था। दोनों की अटूट दोस्ती की मिसाल था SM विला। दीक्षा जी साधना और मयंक जी की इकलौती औलाद थी, जबकि सुमित जी और आरती जी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ी बेटी नेहा जो शादी के बाद पुणे में रहती थी, उसके बाद सक्षम ठाकुर था। नेहा उम्र में बड़ी थी, दीक्षा की उससे बहुत ज्यादा तो नहीं मगर दोस्ती थी। फिर वो शादी करके जो गई तो साल में बस एक ही बार मायके आती थी। दीक्षा जब थोड़ा समझदार हुई तो उसे भी आरती जी और अपनी माँ के बीच का तनाव समझ में आने लगा था, जिसका शिकार अक्सर वो खुद भी होती थी। आरती जी उससे भी रूखेपन से मिलती थी। दीक्षा ने बहुत बार अपनी मम्मी से पूछना चाहा था, लेकिन हर बार उन्होंने अनजान होने की बात कहकर उसे टाल दिया था। अब तो साधना जी के घर छोड़कर जाने के बाद से तो आरती जी जैसे दीक्षा की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। ऐसे में सक्षम के उससे शादी करने के फैसले को लेकर दीक्षा के दिल में जो डर था वो बेवजह नहीं था। मुश्किलें तो आएंगी और विरोध भी होगा, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आता है। अगर मैं तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका हूँ तो अब कोई भी उसे बदल नहीं सकता। सक्षम ठाकुर का मजबूत अंदाज उसे तसल्ली दे जाता था। वो जानती थी कि सक्षम कितना जिद्दी और अपनी बात का पक्का है, इसीलिए हजारों डर के बाद भी दीक्षा के दिल में एक इत्मीनान भी था। शक है मेरी मोहब्बत पर? शायद सक्षम उसके दिल की हालत जानता था। जिन हालातों में दीक्षा जी रही थी वो अच्छे से जानता था। सक्षम को मयंक जी से भी शिकायत थी, लेकिन वो उनकी सोच तो बदल नहीं सकता था। वो उस तन्हा लड़की को और दुखी नहीं देख सकता था। ये तुम पर मेरा यकीन ही तो था, जो मैं तुम्हारे प्यार की हामी भरते हुए डर रही थी कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें भी किसी बुरे हालात का शिकार ना होना पड़ जाए। तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ सक्षम ठाकुर, तो शक की कहीं गुंजाइश ही बाकी नहीं है। दीक्षा पूरे भरोसे के साथ बोली और धीरे से सर झुकाकर मुस्कुरा उठी। बस इस भरोसे को हमेशा बना के रखना। सक्षम ठाकुर मर जाएगा लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। तुम सक्षम ठाकुर के अंदर खून बनकर दौड़ रही हो। दीक्षा के चेहरे पर गुलाब और होंठों पर शर्मीली मुस्कान थी रखने लगी। कौन सी रोमांटिक फिल्म देखकर आए हो? दीक्षा ने पूछा। जवाब में सक्षम का कहकहा गूंज उठा। तुमसे मोहब्बत जताने के लिए मुझे किसी फिल्म के डायलॉग चुराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में सोचते ही हर शब्द मोहब्बत बन जाता है। सक्षम की धीमी नशीली आवाज पर दीक्षा को अपने गाल तपते हुए महसूस होने लगे थे। सो जाओ ताकि मैं तुम्हारे सपने में आ सकूं, मोहब्बत से चूर लहजे में कहते हुए सक्षम ने फोन काट दिया। दीक्षा भी उसकी मोहब्बत भरी बातों में डूबकर मुस्कुराते हुए सो गई। दोनों ही आने वाले तूफान से बेखबर एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। सक्षम, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? सब नाश्ते के टेबल पर थे। दीक्षा के पेपर के बीच में गैप की वजह से छुट्टी थी। सक्षम नाश्ता कर रहा था जब पूजा ने डायरेक्ट उससे पूछा। दीक्षा ने फौरन सक्षम को देखा। वो नोट कर रही थी कि पूजा आजकल कुछ ज्यादा ही सक्षम के करीब रहने की कोशिश करती थी। अक्सर कहीं ना कहीं ड्रॉप करने को बोलती रहती थी। सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ। तुम अमित को भी तो सेवा का मौका दो। सक्षम ने हरी झंडी दिखाते हुए सॉल्यूशन भी दे दिया। वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठने लगा। ड्रॉप कर दो, कॉलेज रास्ते में ही तो पड़ता है, और फिर कजिन है तुम्हारी, आरती जी ने जताते हुए कहा। वो
वो शरारत से मुस्कुराया, जिसका मतलब तो उसके दिमाग में फिर कुछ खुराफात आई थी। मयंक और सुमित जी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। वैसे भी दोनों घर की बातों में नहीं बोलते थे। वंदना को उसका सपाचट इनकार आग लगा गया, लेकिन वो चुप रही। अमित भी नाश्ते में मगन था। दीक्षा स्लाइस की बाइट लेने लगी। जब घर के किचन में मुझे और दीक्षा को साथ देखकर मौसी जी हमें पराया और गैर बोलकर लेक्चर देने लगती हैं, तो फिर उनकी बेटी को मैं कैसे अपनी कार से ड्रॉप कर सकता हूँ? सक्षम की जबान कभी नहीं रुकती थी। उसकी बातें सुनते ही मयंक जी के हाथ एक पल को नाश्ते से रुक गए। दीक्षा ने अपना सर और भी झुका लिया। पहलू बदलते हुए वंदना खून का घूंट पीकर रह गई। तुम दीक्षा और पूजा को एक तरह से क्यों देख रहे हो? आरती जी तमतमा उठी। क्योंकि दोनों ही इस घर की मेंबर्स हैं, वो आराम से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। पूजा ने गुस्से से उसे और फिर दीक्षा के झुके हुए सर को देखा। देखा दीदी, कैसे मेरी बेटी के को ऐसे वैसे लोगों से तुलना करके सक्षम चला गया। मयंक और सुमित जी भी जब ऑफिस के लिए चले गए तब वंदना ने दिल की भड़ास निकाली। दीक्षा नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। देख तो मैं रही हूँ और सब समझ भी रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, होगा वही जो मैं चाहूंगी। मेरी पसंद की लड़की ही सक्षम की बीवी बनेगी। आरती जी ने पूरे यकीन से कहा और थोड़े जोर से कहा। दीक्षा के हाथ से टकराकर ग्लास गिर गया। पूरे टेबल पर पानी फैल गया। दीक्षा बौखलाकर पानी पोंछने लगी। आरती जी की निगाहें उसी पर थी। अगर किसी बदचलन माँ की बेटी मेरी बहू बनने के सपने देख भी रही है तो ये उसकी भूल है। आरती जी के अंदाज में नफरत ही नफरत थी। दीक्षा के चेहरे का रंग उठ गया। वो बहुत परेशान लगने लगी। आरती जी उसे ही सुना रही थी। सक्षम के हर वक्त दीक्षा का पक्ष लेने से वो शायद ये राज जान गई थी। दीक्षा आरती जी को जितना बेखबर समझ रही थी, वो उससे कहीं ज्यादा बाखबर निकली थी। जिन गंदे शब्दों और बेइज्जती भरी निगाहों से वो उसे देख रही थी, वो निगाहें दीक्षा के दिल के आर पार हो रही थी। सक्षम जितनी मोहब्बत उससे करता था, आरती जी उतनी ही नफरत करती थी। ये सच्चाई उनकी बातों से पता चल चुकी थी दीक्षा को। वंदना और पूजा की निगाहों ने दीक्षा को खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया था। वो उदास सी रहने लगी थी। सक्षम ने बहुत बार पूछा भी, लेकिन उसने एग्जाम का स्ट्रेस बोलकर टाल दिया। सक्षम को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए वो जिद करने लगा जानने को, जिस पर दीक्षा ने झुंझलाकर उसे चुप करा दिया। वो चुप तो हो गया, पर साथ ही नाराज भी। तभी जब वो उसे खाने के लिए बुलाने गई तो उसने भूख नहीं है बोलकर दरवाजा बंद कर लिया। सब खाना खा चुके थे। दीक्षा किचन समेट रही थी, साथ ही सक्षम के लिए चिंता भी हो रही थी। कुछ पल खुशी के मिले नहीं उसे कि फिर से दुख से घिर गई थी। उसे आरती जी की निगाहें चुभ रही थी तो सक्षम की नाराजगी बेचैन भी कर रही थी। वो क्या करे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिलहाल तो वो सक्षम के खाने को लेकर परेशान थी। उसने कॉफी के साथ सैंडविच बना लिए थे। सब लोग अपने कमरों में सोने चले गए थे। वो सक्षम के रूम के बाहर पहुंची। उसके रूम को नॉक करते हुए वो आसपास देखती भी जा रही थी। अगर कोई देख लेता तो उसका जीना और भी मुश्किल हो जाता। नॉक करने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसने नॉब घुमाकर खोला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। दीक्षा ने रूम में हर तरफ देखा, लेकिन वो रूम में नहीं था। ट्रे साइड टेबल पर रखकर वो सोचने लगी कि वो शायद वॉशरूम में होगा। वो रूम से निकल ही रही थी जब अचानक दरवाजे पर सक्षम आ खड़ा हुआ। दीक्षा एकदम से डर गई। उसने हैरान होते हुए पूछा। सक्षम ने अपने रूम में मौजूद दीक्षा और साइड में रखी ट्रे में मौजूद चीज़ों को देखा। हाँ, बोलते हुए वो अंदर आ गया। मैं कॉफ़ी और सैंडविच लाई थी, तुमने खाना नहीं खाया ना? तो वो उलझन में अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। दिल और दिमाग के बीच चलती जंग उसके चेहरे से ही दिख रही थी। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, ले जाओ वापस। जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूँगा। वो बेरुखी से बोलता हुआ मोबाइल बेड पर रखकर अपनी रिस्ट वॉच उतारने लगा। दीक्षा ने एक शिकायती निगाह उस पर डाली, लेकिन वो बेरुखी दिखाता हुआ वॉर्डरोब की तरफ बढ़ गया। जब मैं ले आई हूँ तो खाने में क्या परेशानी है? ये सक्षम की सालों पुरानी आदत थी, जिसे दीक्षा अच्छे से जानती थी। वो जब भी गुस्सा होता उसका सारा गुस्सा खाने पर ही निकलता था। वो कुछ भी खाता पीता नहीं था जब तक गुस्सा खत्म नहीं होता था उसका। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वॉर्डरोब से कपड़े निकालकर बेड पर फेंकते हुए उसने एक निगाह दीक्षा पर डाली, जो बड़ी मुश्किल से उसकी बेरुखी बर्दाश्त कर रही थी। वो पहले से ही परेशान थी। उस पर सक्षम का अजनबी अंदाज उसे और दुखी कर गया।
आंसू आंखों में कदम जमाने लगे। सक्षम ने पूरे जोर से वार्डरोब बंद की तो दीक्षा और डर गई। सक्षम ने उसके आंसू से भीगे गालों को देखा। अगले ही पल उसने उसे खींचकर वार्डरोब से लगा दिया। खुद कड़े तेवरों से हाथ दाएं बाएं जमाकर खड़ा हो गया। दीक्षा का चिड़िया जैसा दिल उसके इस अंदाज पर धड़ धड़ करने लगा था। उसके आंसू बहने शुरू हो गए। सक्षम थोड़ी देर तक उसे रोता हुआ देखता रहा। बताती क्यों नहीं, क्या बात है? वो उसके रोने से बेचैन हो गया था। उसकी बेचैनी बेकरारी में बदल गई थी, इसीलिए बार बार एक ही बात पूछे जा रहा था। लेकिन जब दीक्षा के पास कोई जवाब नहीं था। कोई बात नहीं है, दीक्षा ने मुश्किल से जवाब दिया। फिर झूठ, सक्षम ने उसकी आंखों में देखते हुए चिढ़कर कहा। पढ़ाई के स्ट्रेस से आंसू निकले हैं? उसने ताना मारती हुई निगाहों से उसे देखा। दीक्षा निगाहें झुका गई। जब तक बताओगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें किस बात ने परेशान कर रखा है? किससे डर रही हो तुम? अब उसने अपना लहजा नर्म कर लिया था। दीक्षा ने चौंक कर उसे देखा। दीक्षा के बताए बिना ही वो जान गया था कि वो परेशान है, डरी हुई है। हाँ, वो डरने लगी थी। उसकी आंखों ने जो सपने देखे वो उनके टूटने से डरने लगी थी। वो चाहकर भी सक्षम को आरती जी की बातें बताकर उसे उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती थी। वो एक बेटे को उसकी ही माँ के सामने नहीं खड़ा कर सकती थी। सक्षम उसे लेकर कितना पॉसेसिव था, ये बात वो जानती थी। ऐसे में वो अगर अपनी माँ के आगे जाकर खड़ा होता तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं होता। दीक्षा कभी भी इतना नहीं गिर सकती थी। मेरी तैयारी नहीं है पेपर्स की। दीक्षा को यही बहाना समझ आया। तुम लगातार झूठ बोले जा रही हो, लेकिन क्यों? सक्षम ने उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा। सक्षम की आंखों से निकलती मोहब्बत की रोशनी ने दीक्षा के दिल में उजाला सा भर दिया था। ये लड़का जो उस समय बहुत करीब था, जिसके जिस्म से उठती खुशबू ने दीक्षा को कैद कर लिया था, जिसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही थी। अगर वही उससे दूर हो गया तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग और फीकी हो जाएगी। इस सोच ने ही दीक्षा के चेहरे पर दुख के रंग बिखेर दिए थे। सक्षम भी उस रंग से निगाह ना चुरा सका। अगर एग्जाम्स की ही टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं पढ़ा देता हूँ। वो जानता था कि दीक्षा झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे ठीक से झूठ बोलना आता भी नहीं था। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक उसका दिल नहीं होगा वो कुछ बताएगी भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं कल से पढ़ लूँगी। दीक्षा ने भी फौरन हामी भर के जान छुड़ाई। कल नहीं, आज से, बल्कि अभी से। जाओ बुक्स लेकर आओ अपनी। सक्षम दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। आज? अभी? वो उलझन में पड़ गई। झूठ बोल तो दिया था, लेकिन अब निभाना बहुत मुश्किल लग रहा था। कोई इतनी रात को उन्हें साथ देख लेता तो बात का बतंगड़ बन जाता। अच्छा चलो, तुम पहले कॉफ़ी पी लो, ठंडी हो गई होगी। दीक्षा ने उसका ध्यान कॉफ़ी की तरफ करना चाहा। अगर अभी वो पढ़ने से मना कर देती तो फिर जिद में वो भूखा ही रहता और दीक्षा को रात भर नींद नहीं आती। तुम पहले बुक्स लाओ अपनी, फिर कॉफ़ी भी पीऊँगा और सैंडविच भी खा लूँगा। वो भी अपने नाम का एक ही ज़िद्दी था। तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो सक्षम? वो झुंझलाई। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। चलो, तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि तुम मेरी ज़िद हो। दीक्षा बस उसे देखती रही। कोई कोई ज़िद कभी पूरी नहीं होती है। उसके अंदाज में उदासी घुली हुई थी। मैं अपनी हर ज़िद पूरी करता हूँ और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो, उसने जताते हुए कहा। सक्षम को समझ आ गया था कि वो उन दोनों के रिश्ते को लेकर शायद परेशान है, तभी उसने जता भी दिया। बहस लंबी ना हो इस वजह से दीक्षा चुप रही। आज मूड नहीं है, कल से पढ़ लूँगी, प्रॉमिस। अब कॉफ़ी पी लो। वो उसका हाथ पकड़कर ट्रे तक ले आई। सक्षम भी बिना कुछ बोले बेड पर बैठ गया। ट्रे उठाकर बेड पर रखी। कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी, मैं गर्म करके लाती हूँ। दीक्षा ने मग उठाना चाहा मगर सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। इतनी भी ठंडी नहीं हुई। हाथ छोड़ने के बजाय सक्षम ने उसे अपने सामने बिठा लिया। वैसे तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, कुछ तो है जो छुपा रही हो। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता। अगर चाहूँ तो भूखा रह के तुमसे सच उगलवा लूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं भूखा रहा तो तुम भी भूखी रहोगी। तुमने भी आज खाना नहीं खाया, जानता हूँ। दीक्षा ने बहुत चौंक कर उसे देखा। बरसों से मोहब्बत करता आ रहा हूँ, कभी भी बेखबर नहीं रहा तुमसे। सक्षम ने सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसकी भूख प्यास की अगर कभी किसी को चिंता भी थी तो वो उसकी माँ साधना जी थी, जो उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। वो भी जानती थी कि जब भी दीक्षा परेशान होती है तो खाना पीना छोड़ देती है, और अब सक्षम था जो उसे जानने का दावा करते हुए सैंडविच हाथ में लिए इंतजार में था। दीक्षा का दिल भर आया। सक्षम ने खाने की तरफ इशारा किया।
सैंडविच की बाइट लेते हुए उसने बड़ी मुश्किल से नमकीन पानी को गले से उतारा। साधना आंटी हमेशा एक बात बोलती थी कि तुम दोनों पागल हो। दीक्षा टेंशन में खाना पीना छोड़ देती है और तुम गुस्से में। जब कभी उन्हें पता चलेगा कि हम दो पागल एक हो गए हैं, तब वो क्या करेंगी? वो भी बेध्यानी में साधना जी का जिक्र कर बैठा। दीक्षा ने उठना चाहा। जब तक ये सारे सैंडविच और कॉफी साथ मिलकर खत्म नहीं करोगी, तब तक नहीं जाने दूंगा। उसकी धमकी पर वो लाचारी से फिर वहीं बैठ गई और सक्षम उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। मैंने बरसों पुरानी ये मोहब्बत और कुछ दिन पहले का इकरार क्या गुल खिलाने वाला था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कि लगता है जिंदगी ठहर सी गई है। न पीछे जा सकते हैं और न आगे बढ़ने की चाह होती है। लेकिन जीवन है तो आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी साफ पानी हो, अगर एक ही जगह रुका रहता है तो उसमें भी काई लग जाती है। मॉम, मेरे पास टाइम नहीं है अभी शहर से बाहर जाने के लिए, सक्षम झुंझलाते हुए बोला। वो कब से आरती जी को समझा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तुम्हें तो अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं है। इस हालत में वो क्या पुणे से अकेली मुंबई आएगी? आरती जी बिगड़ कर बोली। सक्षम ने लब भींच लिए। एक इसी बात पर वो चुप हो जा रहा था। नेहा प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी की डेट पास आ रही थी। पुणे में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आरती जी ने उसे अपने पास बुला लिया था। नेहा के हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए आरती सक्षम को पुणे जाकर नेहा को अपने साथ लाने के लिए फोर्स कर रही थी। किसी भी लड़की के लिए ऐसे टाइम में खूनी रिश्ते ही तो सहारा होते हैं। बेचारी वहाँ अकेले रहती है। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सारी उम्र पछताना ही रह जाएगा। आरती की बातें उसे चुप करा गई। हालांकि उसे भी ऑफिस में बहुत काम था। वो कई दिनों से टाल रहा था, लेकिन इत्तेफाक से उसे ऑफिस के काम से पुणे जाना पड़ रहा था। ऑफिस का काम पड़ गया तो जाने की हामी भर ली, वरना माँ की बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नज़र में। जब उसने बताया कि वो नेहा को लेने चला जाएगा तो वो शिकायत करना नहीं भूली। ऐसा कुछ नहीं है मॉम। उसी समय दीक्षा किसी काम से वहाँ आई। आंटी जी, आपको वंदना आंटी अपने रूम में बुला रही हैं, वो कहने आई थी। आरती जी के गले में बाहें डाले, कंधे पर ठुड्डी टिकाए सक्षम ने उसे भरपूर नजरों से देखा। दीक्षा की निगाह उससे मिली तो शरारत से उसने दीक्षा को आंख मार दी। वो सटपटाकर लटू को कान के पीछे करने लगी। उसके चेहरे पर गुलाल सा बिखर गया था। सक्षम ने दिलचस्पी से उसे देखा। वही शरारती मुस्कान थी। अब वो तुम्हारे बाप की बीवी है, माँ कहने की आदत नहीं हुई 1 साल में। आरती हमेशा की तरह टोकने से बाज नहीं आई। रहने दे मॉम, 1 साल क्या 10 साल भी हो जाए, मैं भी उन्हें मौसी से चाची कहने की आदत नहीं डाल पाऊंगा। हमेशा की तरह सक्षम सामने आया। आरती जी उसे कहर भरी निगाहों से घूरने लगी। दीक्षा वहां से जाने लगी। नेहा आने वाली है, उसका कमरा नौकर से बोलकर अच्छे से साफ करवा देना। सक्षम के सामने आरती जी ने नौकर बोलना जरूरी समझा, वरना इनडायरेक्टली उन्होंने उसे ही ऑर्डर दिया था। समझ तो वो भी अब गई थी कि नौकर अब इस घर में फ्री की सैलरी ले रहे हैं। जाने ये सब करके आरती जी को क्या खुशी मिलती थी। दीक्षा, मेरी ब्लैक हाई नेक लॉन्ड्री से आ गई हो तो मुझे ला दो, पैकिंग करनी है। सक्षम ने खास तौर से उसे अपने जाने का सुनाने के लिए कहा था। पैकिंग? वो ठिठक गई। वंदना के बुलावे पर वहां से जाती आरती जी उसे घूरने लगी। वो जल्दी से संभल गई और आरती जी से पहले ही वहां से निकल गई। सक्षम बेड पर कपड़े फैलाए बैठा था। हो गई पैकिंग? दीक्षा लॉन्ड्री से आई, उसके कपड़े लेकर आई तो उसे सर पर हाथ रखे देखकर पूछने लगी। नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या ले जाऊं क्या नहीं। सर्दी तो मुंबई से ज्यादा है वहां। वो कपड़ों को तिरछी नजर से देख रहा था। बहुत ही झुंझलाया हुआ अंदाज था। वो जाना भी नहीं चाहता था। अगर ऑफिस का काम नहीं होता तो शायद जाता भी नहीं, लेकिन अब मजबूरी थी। दीक्षा बेड पर बिखरे कपड़े साइड में करके बैठ गई। कपड़ों को उठाकर तय लगाने लगी। तुम बताओ कौन से कपड़े ले जाऊं? उसने फैसला दीक्षा पर छोड़ दिया। वही कपड़े ले जाओ, दिन में तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दीक्षा के मुंह से अचानक ही निकल गया। अरे, वो हंस पड़ा। ऐसा क्यों? वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जिसके हाथ तेजी से उसका बिखरा फैलावा समेट रहे थे। वो बहुत सलीके से कपड़े तय लगा रही थी और सक्षम उसे देखे जा रहा था। बोलो ना, ये क्यों कहा तुमने? यूं ही, उसने भी बात बनाई। तुम कोई भी बात यूं ही नहीं कहती। चलो बताओ। सक्षम उन दोनों के बीच मौजूद कपड़ों को हटाकर करीब आया। उसके अंदाज से ही लग रहा था कि अब वो जानकर ही दम लेगा। तुम्हारे सामने तो कुछ भी बोलना मुसीबत है, पीछे ही पड़ जाते हो।
तय लगाकर जैसे ही वो कपड़ों को अलमारी में रखने के लिए उठी, सक्षम ने उसका बाजू थाम लिया। जानती हो कि मैं पूरी बात सुने बिना मानूंगा नहीं, तो अधूरी बात करती ही क्यों हो? सक्षम ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा। दीक्षा बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। सारे तय लगाए हुए कपड़े दोनों के ऊपर आ गिरे। वाह, कपड़ों की बारिश भी मजेदार रही। सक्षम हंसा। अपनी मेहनत खराब होने पर दीक्षा ने उसे तीखी नजरों से घूरा तो वो फौरन कानों को हाथ लगाकर कपड़े उठाने को झुका। दीक्षा जो पहले ही कपड़े उठाने को झुकी हुई थी, उसका सर बुरी तरह से सक्षम के सर से टकरा गया। उफ! दीक्षा भिन्ना उठी। ओह सॉरी! सक्षम तुरंत कारपेट पर घुटनों के बल बैठकर कान पकड़ते हुए बोला। दीक्षा माथे पर हाथ रखे उसे घूरने लगी। जोर से लगी, दिखाओ। सक्षम झुककर उसके माथे को देखने लगा। घुटनों पर बैठी हुई दीक्षा की निगाहें सक्षम पर ही टिकी हुई थी। उसकी सांसों की गर्मी से दीक्षा पिघलने लगी। वापस कब तक आओगे? सक्षम जो फिक्रमंदी से उसका माथा देख रहा था, इस सवाल पर सर उठाकर दीक्षा को देखने लगा। इस पिंजरे में सक्षम का चेहरा ही था जो दीक्षा को फिर से जीने का बहाना मिल गया था। ताने तो अब भी जिगर को छलनी करते थे, लेकिन जिगर के आसपास धड़कता हुआ दिल उसे ज्यादा देर तक उदास नहीं रहने देता था। सक्षम की मोहब्बत इस पिंजरे में ताज़ा हवा का झोंका बन गई थी। आज उसके चेहरे पर एक डर था। वो उसके जाने का सुनकर डर गई थी। 2-3 मीटिंग्स हैं, जैसे ही फुर्सत मिलेगी नेहादी को लेकर वापस आ जाऊंगा। उसका पूछना सक्षम को अच्छा लगा। 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। उसने हिसाब किताब करके सामने बैठे सक्षम को देखा। वो धीरे से मुस्कुराया। हाँ। अच्छा, वो बेदिली से कपड़े फिर से तय करने लगी। करोगी? दीक्षा की झुकी पलकों और बिजी अंदाज को देखते हुए सक्षम ने पूछा। दीक्षा ने ट्रॉली बैग खींचकर अपने पास किया और सक्षम के कपड़े उसमें रखने लगी। उसके सवाल पर दीक्षा की उंगलियां कपकपाने लगी थी। नहीं। लहजा और चेहरा उसके शब्द से मेल नहीं खा रहे थे। सक्षम भरपूर अंदाज से मुस्कुराया और उसके दोनों हाथ थाम कर उसे अपनी ओर घुमाया। दीक्षा उसे देखने लगी। सक्षम की नजरें भी उसके चेहरे पर भटक रही थी। मोहब्बत कभी नहीं करता, सामने तू थी इसीलिए हाँ की। उसकी आंखों में देखते हुए सक्षम ने धीरे से कहा तो दीक्षा की पलकें झुकती चली गई। जल्दी वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, उसने धीरे से कहा। दीक्षा की पलकें झपकी। उसने हाथ छुड़ाकर वो फिर से कपड़े बैग में रखने लगी। कहती हैं जब दो मोहब्बत करने वाले जुदा होते हैं तो उनके लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। चलो, अब हम भी इस दर्द को महसूस करेंगे, सक्षम कहता हुआ उठकर अलमारी तक आया। वैसे तो मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, तब भी तुम्हारी दूरी खलती है, लेकिन जानता हूँ कि जब भी शाम को लौटूंगा तो तुम आसपास ही होगी। तुम्हारे हाथ की कॉफी, खाना सब होगा। लेकिन अब उसका अंदाज सोचने वाला था। 96 घंटे होंगे जो हमारे बीच दूरी बनाए रखेंगे। बात होगी, सोशल मीडिया भी है, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद नहीं रहूंगा। वो दोबारा पास आकर बैठ गया और दीक्षा का हाथ थाम कर एक खूबसूरत सी रिंग पहना दी। वो बेसाख्ता उसे देखने लगी। लौट कर आऊंगा तो घर पर हमारी शादी की बात करूंगा। तब तक तुम्हारे पेपर्स भी खत्म हो जाएंगे। ये रिंग बहुत पहले ही ली थी तुम्हारे लिए। दीक्षा ने जगमगाती हुई रिंग को करीब से देखा। अगर वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो? दीक्षा का डर जबान पर आ ही गया। पर भी डर का जाल फैला हुआ था। ऐसा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम पीछे नहीं हटोगी। मुझ में दुनिया से लड़ने की हिम्मत है, तुम अपनी कहो। सक्षम गौर से उसे देखता हुआ बोला। दीक्षा ने बैग की जिप बंद करके बैग को धकेला। लो, हो गई तुम्हारी पैकिंग, जबकि सक्षम जवाब के इंतजार में था। उसके बाद पलटने पर मुस्कुरा दिया। वही कपड़े रखे हैं ना, जिनमें मैं किसी को अच्छा ना लगूं? शरारत से सक्षम ने पूछा। हाँ, वही रखे हैं, कहकर वो उठ खड़ी हुई। वजह? सक्षम भी उसके सामने खड़ा हो गया। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और को भी अच्छी लगो, वो भी हदियानी में बोल गई। सक्षम की हंसी छूट गई। आने वाले तूफान से अनजान वो पुणे निकल गया था। दीक्षा के दिल को भी अजीब से डर ने घेर लिया था। कुछ तो गलत होने वाला था। सक्षम के पुणे जाने के बाद से घर में अलग ही माहौल बना हुआ था। दीक्षा को कुछ तो अजीब लग रहा था। उसके दिल को एक अनजाने डर ने घेर रखा था। उसके सिक्स सेंस बता रही थी कि कोई तो अनहोनी होने वाली है। सुबह के 5 बज रहे थे जब दीक्षा की नींद खुली। रात भर उसे एक अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी, जिस वजह से उसे नींद भी बहुत देर से आई थी और इतनी सुबह आंख खुल भी गई उसकी। उसने बेदिली से बेड के पास रखे स्लीपर्स पहनी और बाथरूम में घुस गई।
थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर निकली और आईने में आगे खड़ी होकर बाल संवारने लगी। दीक्षा के बाल बेहद खूबसूरत थे, शहद रंग के, खूब घने और कमर से भी नीचे पहुंचते हुए। सक्षम को उसके लंबे बाल खास तौर पर पसंद थे। वो अक्सर कहता रहता था कि आजकल की परकटी लड़कियां बाल ही नहीं बढ़ाती हैं। हालांकि दीक्षा परकटी शब्द से खासी चिढ़ती थी, लेकिन सक्षम बाज नहीं आता था। सक्षम के बारे में सोचते हुए उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। उसके ख्यालों में खोए हुए ही उसने अपने लंबे बालों को जोड़े की शक्ल दी और साइड टेबल से अपना दुपट्टा उठाकर कंधों पर फैलाते हुए बाहर निकल आई। पूरे घर में अभी सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसका मतलब था कि अभी सब सो रहे थे। वैसे भी ये रोज का ही रूटीन था। दीक्षा के अलावा बाकी सबकी सुबह 7 बजे के बाद ही होती थी और अभी तो 6 भी नहीं बजे थे। वो यूं ही चलती हुई बगीचे में निकल आई थी। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़े हुए फोन पर मैसेज टोन हुई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसके होठों पर एक महीन सी मुस्कान तैर गई। स्क्रीन पर सक्षम का नाम जगमगा रहा था। वो कल रात ही सकुशल पुणे पहुंच गया था, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से दीक्षा को कॉल या मैसेज नहीं कर पाया था। उसकी सुबह ही एक मीटिंग थी तो वो भी जल्दी उठ गया था और उठते ही सबसे पहला काम उसने यही किया। दीक्षा ने भी टाइप किया और सेंड का बटन दबा दिया। ठीक से खाना पीना और अपना ख्याल रखना, और हाँ, जल्दी आना। जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौरन ही सक्षम का दोबारा रिप्लाई आ गया, अपना ख्याल रखना और घबराओ मत, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। सक्षम के मैसेज से दीक्षा को थोड़ा इत्मीनान हो गया। फिर वो गार्डन से उठकर अंदर चली गई पूजा करने के लिए। सुबह के 8 बज चुके थे और घर के तकरीबन सारे लोग तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे। दीक्षा किचन में नौकरों के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारियां देख रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो नाश्ते की ट्रॉली धकेलते हुए डाइनिंग एरिया में आई, उसने देखा आज रोज के उलट अमित भी वहां मौजूद था। उसे देखते ही दीक्षा का हलक तक कड़वा हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भाव को उभरने नहीं दिया और चुपचाप नौकर से नाश्ता लगवाने लगी। वही अमित उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराए जा रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट दीक्षा को कतई जहर लग रही थी। खैर, सबने नाश्ता करना शुरू किया और मयंक जी और सुमित जी हमेशा की तरह अपने बिजनेस की चर्चा में लग गए। वहीं अमित अभी भी दीक्षा को तिरछी नजरों से देखे जा रहा था। दीक्षा ने अपने लिए प्लेट में एक उबला हुआ अंडा और 2 स्लाइस ब्रेड की रखी और तेजी से मुड़कर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। 2 कदम ही बढ़ाए थे जब आरती जी की तेज आवाज उसके कानों से टकराई। यहाँ बैठकर खा लोगे तो क्या नाश्ते में स्वाद नहीं मिलेगा जो कमरे में जा रही हो? हालांकि दीक्षा जानती थी कि उन्होंने बस मयंक जी को सुनाने के लिए कहा था, वरना वो खुद उसे अपनी नजरों के आगे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। स्वाद तो बराबर मिलेगा आंटी जी, पर सिर्फ कड़वा का सैला। जाने कैसे इतने दिनों बाद आज दीक्षा के मुंह से जवाब निकल गया था, वरना उसने तो एकदम चुप्पी साध ली थी अपनी माँ के जाने के बाद से। उसकी बात पर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई तो एकदम से सिटपिट आ गई। वो मेरा मतलब है कि आज सुबह से ना जाने क्यों तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, अजीब सा कड़वापन महसूस हो रहा है गले में। उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। तो खा ही क्यों रही हो जब इतनी कड़वाहट लग रही है तो? पूजा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ और नाश्ते के बाद दवा लेकर थोड़ा आराम कर लो। आखिर सुमित जी ने बात को संभालते हुए कहा और मौका गनीमत समझकर वो फौरन ही वहां से खिसक ली। आरती जी ने फौरन घूरते हुए सुमित जी को देखा, मगर वो जान के अनदेखा करते हुए उठ खड़े हुए और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके पीछे पीछे मयंक जी भी चले गए। हॉल में बस अमित, पूजा, वंदना और आरती जी ही बच गए थे। आरती जी ने चारों ओर एक नजर दौड़ाई, फिर वंदना को इशारा किया और सब जन आपस में सर जोड़े जाने क्या खुसर फुसर करने में लग गए। इधर घर में जो भी खिचड़ी पक रही थी उससे सक्षम और दीक्षा बिल्कुल बेखबर थे। सक्षम तो वैसे भी दूसरे शहर में था। दीक्षा भी रोजाना की तरह कॉलेज चली गई थी, मगर कॉलेज में भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वही अजीब सी बेचैनी उसे सुबह से घेरे हुए थी। वो कॉलेज से जल्दी छुट्टी करके घर को निकल गई। जब वो घर पहुंची तो आगे वाले हॉल में चारों जन बैठे हुए थे और धीरे धीरे कुछ बात भी चल रही थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दीक्षा आज जल्दी घर आ जाएगी। इसीलिए वो लोग इत्मीनान से बातों में लगे हुए थे। सक्षम को पता चल गया तो ये वंदना की आवाज थी। उसे आने में अभी 2 दिन बाकी हैं, तब तक सब हो जाएगा आराम से। आरती जी की आवाज आई। अगर बाद में उसने हंगामा किया तो? वैसे भी वो सक्षम है, सुमित जीजू नहीं, वंदना ने थोड़ा डरते हुए कहा। आरती जी ने फौरन उसे गुस्से में देखा तो उसने भी अपने कंधे उचका दिए।
आरती जी ने कुछ जवाब देना ही चाहा था, पर तब तक उनकी नज़र हॉल के बाजू वाले कॉरिडोर से ऊपर जाती दीक्षा पर पड़ गई और वो चुप हो गई। साथ ही बाकी सबको भी ऊपर की तरफ इशारा करके चुप करा दिया। हाय, इसने कुछ सुन तो नहीं लिया ना दीदी? वंदना फिक्र से बोली। लगता तो नहीं, और सुन भी लेगी तो क्या कर लेगी? माँ घर से भाग गई और बाप पे कोई मतलब नहीं रखता तो किसके दम पर कुछ करेगी भी? सक्षम के? उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा और दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात को जब सक्षम का फोन आया अपनी माँ के पास और दीक्षा के पास भी, दीक्षा ने उसे बताया कि उसे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, तो सक्षम ने ये बोलकर मजाक में उड़ा दिया कि मेरी याद आ रही होगी इसलिए। फिर दीक्षा को अपना ख्याल रखने और जल्दी वापस आने का कहकर उसने फोन रख दिया। अगला दिन भी पूरा रूटीन के मुताबिक बीत गया, लेकिन जब से दीक्षा कॉलेज से लौटी थी घर में एक अजीब सी गहमा गहमी देख रही थी। वंदना, पूजा और अमित चारों मिलकर जाने कौन से मिशन पर लगे हुए थे। कभी कोई आरती जी के कमरे में जाता, कभी कोई। दीक्षा का दिल दोपहर से ही धाड़ धाड़ कर जैसे बज रहा था। उसने सक्षम को भी कॉल किया था, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और रात तक ही फ्री हो पाएगा। मायूस होकर दीक्षा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके और सक्षम के खिलाफ जरूर कुछ तो पक रहा है घर में, लेकिन जो होने वाला था उसकी खबर तो दीक्षा के फरिश्तों को भी नहीं थी। शाम होते ही आरती जी का बुलावा उससे मिल गया। वो धड़कते दिल से उनके कमरे में पहुंची और वहां का माहौल देखकर तो उसका दिल एकदम बैठ गया। सुमित जी और मयंक जी समेत सारे के सारे उस कमरे में मौजूद थे। ये तभी होता था जब कुछ बड़ी बात होती थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। वो चुपचाप अंदर आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। किसी का चेहरा देखने की हिम्मत ही नहीं हुई उसकी। तभी अचानक आरती जी की कड़क आवाज कमरे में गूंज उठी। ए लड़की, कल तुम कॉलेज नहीं जाओगी, समझी? दीक्षा ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा तो वो आगे बोली, कल तुम्हारी शादी है। शब्द क्या थे, जैसे कोई खंजर था जो उसके दिल में उतार दिया गया था और एक बूंद भी खून नहीं निकला। आरती जी ने उसके ऊपर बम फोड़ दिया था, जैसे जिसने उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से अपने बाप की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से भर उठी थी, मगर वो हमेशा की तरह बेगानगी का चोला ओढ़कर बैठे हुए थे। सुमित जी ने फिर भी कुछ बोलना चाहा, लेकिन आरती जी ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। इस घर के फैसलों में कभी मर्दों ने दखल नहीं दिया आज तक। अगर आज भी ऐसा हो तो अच्छा रहेगा। और तुम, दीक्षा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी, कल वक्त पर तैयार हो जाना, बिना किसी नखरे के, क्योंकि जिसे तुम्हारे नखरे उठाने चाहिए थे वो तो खुद अपने नखरे उठवाने के लिए इस घर की दहलीज को लांघ कर निकल गई। तो तुम हमसे कोई उम्मीद मत रखना, समझी? फिर उन्होंने उसे कमरे से जाने का इशारा कर दिया, लेकिन दीक्षा के तो जैसे पैर ही नहीं उठ रहे थे। कदम मन मन भर के हो गए थे जैसे। तो ये वजह थी उसकी बेचैनी की। क्या इतनी मुश्किलों से शुरू हुआ मोहब्बत का उनका सफ़र इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला था? सक्षम के साथ उसका साथ बस यहीं तक का था क्या? और ये ख्याल आते ही जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठियों में भींच लिया हो। दीक्षा के तो जैसे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। रगों में दौड़ती हुई मोहब्बत दम तोड़ने की कगार पर थी और दीक्षा अपनी जिंदा लाश को घसीटते हुए वहां से जाने को मुड़ी। तभी जैसे उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। नहीं, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? सक्षम की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम गई। एक बात हमेशा याद रखना दीक्षा, हमें तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक हम खुद ना हार मान लें। इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा अगर तुम खुद का साथ ना दे सकी तो। तुम जब भी अपने पीछे मुड़कर देखोगी मुझे हमेशा वहां साथ पाओगी। बस शर्त यही है कि अपने लिए आवाज़ तो तुम्हें उठानी ही होगी। सक्षम का चेहरा और उसकी बातें याद आते ही दीक्षा को लगा कि उसमें फिर से जान आ गई है। वो फिर से पीछे पलटी और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि मुझसे मेरी मर्जी के बिना ही मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया आप लोगों ने? इस वक्त उसकी आवाज़ बेहद मजबूत थी। ये सुनते ही आरती जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुमसे पूछकर ही हर फैसला लिया जाएगा? क्योंकि ये मेरी लाइफ है आंटी, और मेरी लाइफ में कब क्या होना है उस पर मेरी ही मर्जी होगी। उसने भी एक एक लफ्ज बिल्कुल ठहरे हुए अंदाज में दो टूक कहे। उसकी आवाज़ तो ऊंची नहीं थी, मगर उसके अंदाज उसके तेवर बताने के लिए काफ़ी थे। जैसे ही दीक्षा ने अपने साथ हो रही इस जाति का विरोध किया, सुमित जी समझ गए कि अब बहुत बड़ी बहस शुरू होने वाली है। तो वो तुरंत कमरे से बाहर चले गए। साथ ही मयंक जी को भी इशारे कर दिया साथ चलने का।
सिर्फ आरती जी, वंदना, पूजा और अमित ही बचे थे और उन सब का सामना करने के लिए अकेली दीक्षा। उसके तेवर देखकर तो आरती जी हैरत से गुम हो गई। ये देखकर वंदना मोर्चा संभालने आगे बढ़ी। अच्छा, बड़ी आई मर्जी चलाने वाली, हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो और हमें ही तेवर दिखा रही हो। वाह, मेरी ही मर्जी चलेगी। वंदना ने उसकी नकल उतारी, मगर आज दीक्षा भी अपने पुराने रंग में थी। शायद सक्षम की मोहब्बत का असर और उसे खोने का डर ही था जिसने उसे वापस पहले वाले अवतार में ला दिया था। वो वंदना की तरफ मुड़ी। हमारे टुकड़े, आप शायद भूल रही हैं कि ये घर मेरा भी है और मेरा बाप पाल रहा है मुझे। आपको इस घर में अपने टुकड़े बनाते हुए सिर्फ 1-1.5 साल ही हुआ है। उसने आज वंदना को आईना दिखाना जरूरी समझा। हाय राम, देखो तो कैसे जबान चला रही है मुझसे ये जरा सी लड़की। दीदी, आप चुप क्यों हो गई? इसे अभी की अभी इसकी जगह दिखाइए इस घर में। बहुत हो गया बस। वंदना घड़ियाली आंसू बहाने लगी। ओहो ओहो, क्या हुआ आंटी जी, बुरा लग गया क्या? उसने वंदना की ठुड्डी को अपने एक हाथ से पकड़कर हिलाते हुए कहा। टू बी कंटिन्यूड।